डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस है ना। कैसे अपोजिट प्रोसेस है, आज थोड़ा सा इसको हम डिटेल में देखते हैं। एक मेरे पास एक क्वांटिटी है 5x³ 5x³, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। मुझे फिर इसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो d/dx 5x³। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे इसका जो कांस्टेंट है इसे बाहर निकालना होगा। और अब वेरिएबल का डिफरेंशिएशन मुझे करना है x⁻³ का डिफरेंशिएशन। और x⁻³ का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, सिंपल सी बात है कि जो पावर है इसे मैंने मल्टीप्लाई में लिया और नई पावर बनाने के लिए पुरानी पावर में से 1 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये डिफरेंशिएट होकर के आंसर आएगा 15x²। 15x² आंसर आ गया आपका। 5x³ का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है 15x²। डिफरेंशिएशन ऑफ 5x³ विद रेस्पेक्ट टू x इज 15x²। अब इसको इंटीग्रेट करके देखते हैं x के रेस्पेक्ट में, देखते हैं वापस हमारे पास 5x³ आता है या नहीं आता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 15x² विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, सबसे पहले तो जो भी कांस्टेंट है इसे हम बाहर निकालेंगे और वेरिएबल का इंटीग्रेशन कर डालेंगे। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ 15x²। अब इसका इंटीग्रेशन हमने करना है, कैसे करेंगे, आपने क्या करना है कि जो पावर है उसमें 1 ऐड कर देना है, 1 ऐड कर देना 2+1, और जो भी नई पावर आई थी इससे आपने डिनोमिनेटर में ले लेना, डिवाइड कर देना। जैसे वहां मल्टीप्लाई किया था वहां डिवाइड, वहां पुरानी पावर से मल्टीप्लाई करके नई पावर से डिवाइड करेंगे। तो देखना जरा आप कितना बचा, 15x⁻³ और अपॉन में कितना हो गया 3। जब मैं इसे मल्टी करूंगा सॉल्व तो 5×3 = 15x³। देखो जरा ध्यान से क्या बना, देखिए जब आपने 5x³ को डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में तो आपका आंसर आया 15x³। 15x³ को इंटीग्रेट कर दिया आपने x के रेस्पेक्ट में तो आपका आंसर वही आ गया जिसका आपने डिफरेंशिएशन करा था। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस हो गए। ठीक है, अब थोड़ा सा एक गड़बड़ यहाँ चलती है, एक गड़बड़ चल रही है। हालांकि वो बहुत पूरी डिटेल तो आप ये मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, उतनी डिटेल हमें यहाँ फिजिक्स में जरूरत भी नहीं है, लेकिन जितनी जरूरत है उसका भी एक छोटा सा पार्ट आपको मैं करा दूँ। देखो, अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ किसका 15x³, 5x³ का डिफरेंशिएशन किया 15x² आया। क्लियर है यहाँ तक की बात सभी को। मैं फिर से देखना तेरा ध्यान से, मैं छोटी सी एक फिगर बना लेता हूँ, छोटी सी एक मैं डिफरेंट फिगर बना लेता हूँ और इसका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। मैं इस बार डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ किसका, 5x³ + 7। इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, किसका डिफरेंशिएशन 5x³ + 7। तो कैसे करूंगा, दोनों के अलग अलग डिफरेंशिएशन होंगे। 5x³ का डिफरेंशिएशन प्लस 7 का डिफरेंशिएशन, दोनों के अलग अलग डिफरेंशिएशन होने। अब जरा ध्यान से देखिएगा इसे। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 5 को मुझे बाहर निकालना होगा क्योंकि कांस्टेंट है, x⁻³ का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, और ये 7। अच्छा 7 क्या है, 7 तो एक कांस्टेंट है, 7 की वैल्यू तो हमेशा 7 ही होती है, 7 तो हमेशा 7 ही होता है, इसी तो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और इसका डिफरेंशिएशन जो अभी हमने किया था 15x²। तो आंसर कितना बचा आपका 15x²। अब अगर मैं 15x² का इंटीग्रेशन करता हूँ, 15x² का अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो 15x² का इंटीग्रेशन करने पर तो मेरा आंसर 5x³ आएगा।
5x³ आएगा 15x का, 15x² का इंटीग्रेशन करने पर, जबकि आना चाहिए कितना, 5x³ + 7 ये, क्योंकि 5x³ + 7 का जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो हमारा आंसर बना 15x²। 15x² का इंटीग्रेशन करने पर यही आना चाहिए। मगर यहाँ एक गड़बड़ बात है। क्या? ध्यान से देखो, जब हमने डिफरेंशिएशन चला तो एक कांस्टेंट था साथ में, कांस्टेंट था साथ में, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0। तो इसका मतलब अगर मैं इसे 15x² का इंटीग्रेशन कर दूं, अगर मैं इस 15x² का इंटीग्रेशन कर दूं, इसका, इस वाले 15x² का, अगर मैं 15x² को इंटीग्रेट कर दूं x के रेस्पेक्ट में, तो मेरा आंसर 5x³ तो आना ही आना है। लेकिन 5x³ के साथ में जो पहले कांस्टेंट रहा होगा, पहले जो कांस्टेंट रहा होगा वो कांस्टेंट भी आना चाहिए। अब समस्या ये है कि अगर इस 7 की जगह होता है या 10, तो भी उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता। अगर इसकी जगह लिखा होता पाई, तो भी उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता। तो अगर मैं यहाँ मैं सोचूं कि कोई इसके साथ रहा होगा एक कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट क्या रहा होगा मुझे क्या पता। 15x² का इंटीग्रेशन करके ये आ गया, लेकिन इसके साथ में क्या कांस्टेंट रहा, 7 लिखा था, पाई लिखा था, 10 लिखा था, 50 लिखा था, 100 लिखा था, तो मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन इतनी बात तो जरूर है कि एक कांस्टेंट रहा, हो सकता है एक कांस्टेंट रहा हो। अगर मैं 5x³ का डिफरेंशिएशन करूंगा तो भी 15x³ आ रहा है, 15x² आ रहा है। और मैंने जब 15 जो जब मैंने 5x³ + 7 का डिफरेंशिएशन किया, तो भी वही का वही आंसर आ रहा है। देखिए ध्यान से, 15x² का डिफरेंशिएशन किया तो आंसर कितना आ रहा है, 5x³। और जब मैंने 5x³, सॉरी सॉरी मैं इंटीग्रेशन भूल गया है, जब मैंने 5x³ का डिफरेंशिएशन किया तो 15x² आया, 5x³ का डिफरेंशिएशन किया, आंसर 15x² आया। और जब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ 5x³ + 7 का, तो भी आंसर 15x² आ रहा है। आंसर तो दोनों बार सेम ही आ रहा है। लेकिन जो हम चले हैं, पहले चले थे हम किसका डिफरेंशिएशन लेकर चले थे, 5x³ का। इस बार किसका डिफरेंशिएशन लेकर चले, 5x³ + 7 का। तो अब 7 इंटीग्रेशन उल्टा करने में, उल्टा प्रोसेस करने में, इंटीग्रेशन में 7 क्या कहाँ से लाया, क्योंकि 15x² का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे क्या पता कि ये इसके साथ में कांस्टेंट क्या लगा हुआ था, लेकिन इतना तो पता है कांस्टेंट लगा हुआ था। तो एक्चुअली जब हम किसी भी फिगर को इंटीग्रेट करेंगे तो साथ में हमें एक +c जोड़ना पड़ेगा। तो ये जो c क्या है, ये जो c है आपका, ये है इनडेफिनिट कांस्टेंट। हमें नहीं पता कि क्या है, डेफिनेटली हमें नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन इतना तो आइडिया है कि ये एक कांस्टेंट है। यहाँ कांस्टेंट भी आना चाहिए। तो जब भी हम कोई इंटीग्रेट करेंगे, जब भी हम कोई कहीं इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन के आंसर के साथ साथ हमें एक कांस्टेंट भी +c लिखना पड़ेगा। हम लिख देंगे वेयर c इज एन इनडेफिनिट कांस्टेंट। हमें नहीं पता कि क्या कांस्टेंट है ये, लेकिन कांस्टेंट है ये। तो इस तरह से ये जो इंटीग्रेशन आपने किया है, इस तरह के इंटीग्रेशन को, इस इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसे हम बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि एक इनडेफिनिट कांस्टेंट हमें यहाँ देना है। ठीक है। ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के साथ एक मुसीबत लगी रहती है हमेशा, कांस्टेंट की मुसीबत। तो इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए एक दूसरा तरीका होता है जो हम ज्यादा यूज करेंगे, फिजिक्स में ज्यादा यूज करेंगे। फिजिक्स में कौन सा क्या यूज करेंगे, फिजिक्स में हम यूज करेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन हम फिजिक्स में यूज करेंगे। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या है, पूरा डिटेल मैं आपको नहीं बताने वाला। कि इस डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट खत्म हो जाता है। कैसे खत्म हो जाता है, मैथमेटिक्स की बात है, मैथमेटिक्स में सीखना। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम, डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे,
इंटीग्रेशन सी एक्स टू द पावर एन, ठीक है, अलग पेज पर लिखूं मैं, इंटीग्रेशन 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 किसका इंटीग्रेशन, सी एक्स टू द पावर एन with respect to x, integration of c x to the power n with respect to x is equals to c x to the power n plus 1 upon n plus 1। ये हमारा बना था इंटीग्रेशन का सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। अब इस डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या चेंज आया, ये लगा दिया ए बी, ए बी, हम इसे बोलेंगे, हम इसे अब इस पूरी इक्वेशन को क्या बोलेंगे, हम कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ c x to the power n with respect to x from a to b। बस ये वर्ड जुड़ गया एक्स्ट्रा इसमें, फ्रॉम ए टू बी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सी, इंटीग्रेशन ऑफ सी इंटू एक्स टू द पावर एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, कहां से कहां तक, फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ जो ए है, इट इज कॉल्ड लोअर लिमिट, इट इज कॉल्ड लोअर लिमिट, और बी है इट इज कॉल्ड अपर लिमिट, इट इज कॉल्ड अपर लिमिट, फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, integration of c x to the power n with respect to x from a to b, where a is lower limit, b is upper limit, ठीक है। तो फिर इधर क्या चेंज आएगा, इधर हम a और b यहां लिखेंगे, a स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करा, नीचे लिखा a, ऊपर लिखा b, a लोअर लिमिट, b अपर लिमिट। उसके बाद यहाँ एक स्टेप और जुड़ जाना है, एक स्टेप और लग जाना है, क्या लग जाना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, c कांस्टेंट और n प्लस 1 ये रहा, c और डिनोमिनेटर का n प्लस 1 बाहर निकाल दिया। अब ये जो x है, इस x को हटाकर, इस x को हटाकर इसकी जगह अपर लिमिट लगा दो, सब्स्टिट्यूट x बाय अपर लिमिट b, इस x की जगह b लिख लो। तो अब आपके पास क्या बन गया, b टू द पावर n प्लस 1, x को सब्स्टिट्यूट कर दिया b से, फिर x को सब्स्टिट्यूट करना है लोअर लिमिट a से, तो आपके पास क्या बना, a टू द पावर n प्लस 1, और ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। एक बार x को सब्स्टिट्यूट किया अपर लिमिट, अगली बार x को सब्स्टिट्यूट किया बाय लोअर लिमिट, एक बार x की जगह अपर लिमिट b रखा, अगली बार x की जगह लोअर लिमिट b रखा, और पावर n प्लस 1 है, और इनके बीच में लगा देना माइनस, माइनस ही लगना और कुछ नहीं लगना, ना मल्टीप्लाई ना ये ना वो ना यार, माइनस ही लगना दोनों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्यों लगता है माइनस, फिलहाल हम पूरी डेरिवेशन नहीं कर रहे कि कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, वो मैथमेटिक्स की बात है, मैथमेटिक्स की जब क्लास हो तब पता कर देना क्यों आ गई थी मैथ माइनस। और इसके साथ साथ जो हम कांस्टेंट दिया करते थे, जो कांस्टेंट यहाँ देना जरूरी होता था हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, वो कांस्टेंट यहाँ कैंसिल आउट हो जाता, कैंसिल आउट हो जाता, वो अलग बात है। तो ये हमारा कहलाता है क्या, ये पूरा फिनोमिनन कहलाता है डेफिनिट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ सी एक्स टू द पावर एन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू सी एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स एन प्लस 1 फ्रॉम ए टू बी, इसे भी यही करेंगे, फ्रॉम ए टू बी is equals to c divided by n plus 1 b to the power n plus 1 minus a to the power n plus 1। सब कुछ वही का वही रहना, केवल बस यहाँ एक स्टेप बढ़ गया, क्या कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपको सब्स्टिट्यूट कर देनी x की जगह पर, अपने वेरिएबल की जगह, जो भी आपका वेरिएबल है, जरूरी नहीं कि हमेशा x हो वेरिएबल,
हो सकता है टाइम वेरिएबल हो सकता है वेलोसिटी वेरिएबल हो। तो जो भी यहाँ वेरिएबल है उस वेरिएबल की जगह एक बार अपर लिमिट लिखनी, एक बार लोअर लिमिट लिखनी, और दोनों के बीच में लगाना है माइनस। दोनों के ऊपर पावर लगानी, वही पावर लगानी जो आपके वेरिएबल के ऊपर पावर है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक इसका एग्जाम्पल इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रेशन का है ना। मैं वही ले लेता हूँ, क्या, 5x³ 15x², 15x² का डेफिनेट इंटीग्रेशन, 15x² का डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है आपको। और यहाँ जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट, मैं लोअर लिमिट ले लेता हूँ -1 और अपर लिमिट ले लेता हूँ 2 +2। मैंने जानबूझकर माइनस प्लस लिया है। यहाँ चाहे प्लस हो या माइनस हो, आपको अपना दिमाग, अपनी तिकड़म नहीं लगानी है। जैसा ये है, जैसा है एग्जैक्टली इसी प्रोसेस को फॉलो करते चले जाना है, चाहे वो कुछ भी लिखा हुआ हो। यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम लिमिट चूहा टू हाथी, तो यहाँ चूहा रख दो, यहाँ हाथी रख दो, यहाँ हाथी रख दो, यहाँ चूहा रख दो। इंटीग्रेशन करना फ्रॉम चूहे टू हाथी, हाथी चूहे से लेकर हाथी तक इंटीग्रेशन करना। तो क्या बात है, यहाँ पे हाथी टू दी पावर n+1, यहाँ चूहा टू दी पावर n+1। अब ये n की जगह आपको यहाँ ऊँट लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन c x टू दी पावर ऊँट फ्रॉम चूहा टू हाथी। तो क्या फर्क पड़ता है, यहाँ ऊँट लग दो, ऊँट+1, ऊँट+1, यहाँ हाथी, यहाँ चूहा, हाथी टू दी पावर ऊँट+1, चूहा टू दी पावर ऊँट+1। दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल भी दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, जैसा है वैसा करना है। बिल्कुल इंटरप्रिटेशन नहीं करने, अपनी तिकड़मबाजियां बिल्कुल भी नहीं लगानी है। तो 15x² को हमने इंटीग्रेट करना x के रेस्पेक्ट में फ्रॉम -1 टू +2। ठीक है, तो पहले मैंने कांस्टेंट बाहर निकाला 15। अब मुझे इंटीग्रेट करना है इसको, x² को इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में, कहां से कहां तक, फ्रॉम -1 टू +2। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या बना, देखो ध्यान से, 15 तो ये आ गया। अब मैंने इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कर दिया, x टू दी पावर 2+1 अपॉन 2+1, और कहां से कहां तक, फ्रॉम -1 टू +2। राइट, बिल्कुल वही काम। ये रहा, n में 1 ऐड कर दिया, n में 1 ऐड कर दिया, कांस्टेंट बाहर है, फ्रॉम a टू b, a लोअर लिमिट, b अपर लिमिट। अब उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद 15, और ये जो 2+1 है, 2+1 मैंने ले लिया बाहर। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, ये जो x लिखा हुआ है, चलो मैं इसको अभी और सॉल्व कर लेता हूँ। 2+1, और बच्चों की तरह पूरा खेल कर रहा हूँ मैं। ये 2+1 कितना बन गया, 3 बन गया, और कहाँ से कहाँ तक, -1 से +2 तक। और थोड़ा सा इसे और खेल कर लूँ मैं, तो ये बना आपका 15/3, और कहाँ से कहाँ तक, x टू दी पावर 3 फ्रॉम -1 टू +2। ठीक है, अब क्या देखो, 15/3 कितना रह गया, ये 5 रह गया। तो मैं इस स्टेटमेंट को फिर से लिख दूँ, इस लाइन को। तो ये है 15/3 x टू दी पावर 3, कहाँ से, -1 से +2 तक। तो ये तो बन गया 5 आपका। ओके, ऐसे काटना नहीं है, काटना नहीं है, कभी भी काटना नहीं है। 3 5 15, 15/3 का आंसर है 5। अगले स्टेप में उसे लिख दो, ऐसे जो निशान लगाते हैं नहीं काटना। x टू दी पावर 3 है, तो इस एक बार x की जगह रखो +2, +2 टू दी पावर 3, माइनस लगाओ, फिर x की जगह रखो -1, -1 टू दी पावर 3। ये आपके लिमिट्स के सब्स्टिट्यूशन हो गए, सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी। अब आपके पास क्या बचा, 5 ब्रैकेट के बाहर है, +2 का क्यूब कितना होगा, +8। प्लस माइनस लगाने में कंजूसी कभी नहीं करनी है, +2 का क्यूब +8 आ रहा है तो लगा दो प्लस। -1 टू द पावर 3 का आंसर आएगा -1। ठीक है, उसके बाद ओपन कीजिए 5,
8 और अब +1 और आगे कितना हो गया है? आगे आपका हो जाता है कितना? 5 इंटू 9। तो आंसर आपका बना 45। 45 आपका कुल मिलाकर नेट आंसर आपका आ गया, जबकि आपको लिमिट्स दी हुई थी। लिमिट्स गिवन थी कहाँ से कहाँ तक की? -1 से +2 तक की लिमिट्स गिवन थी। सिंपल है। पहले कांस्टेंट 15 कांस्टेंट था, यहाँ 15 को बाहर निकाला, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया, लोअर लिमिट अपर लिमिट लिख दी dx। पहले कांस्टेंट बाहर निकाल लिया। अच्छा, मैंने एक स्टेप यहाँ फालतू कर लिया, बीच में खेल कर लिया थोड़ा सा ये। आप डायरेक्ट ये स्टेप बीच में से हटा के डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते हैं। एनीवे 15, फिर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर, नई पावर बनाने के लिए 1 ऐड कर दो, जितनी भी नई पावर बनी उससे डिवाइड कर दो, और लोअर लिमिट अपर लिमिट ये रही, लोअर लिमिट -1 है, अपर लिमिट +1 है। आप में से कई बच्चे आगे चलकर मिस्टेक करेंगे, और इस टाइम 14 स्टूडेंट हैं आप में से, और 14 में से कम 10 स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे। और ताज्जुब की बात मुझे ये होता है, अचरज ये होता है। सर हाँ बोलो। सर इसके नीचे फिर से इसे समझ लीजिए आप, फिर से इसे समझ लीजिए। यहाँ आपने c कांस्टेंट लिया, x टू दी पावर n+1, n+1 अपॉन में आ गया फ्रॉम a टू b। करेक्ट। अब एक बात सुनो, देखो ध्यान से दीपेश, बहुत ध्यान से समझना कि c के साथ ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन है। c के साथ ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन है। तो अब इसमें से n+1 ले लिया। अब आपको कंफ्यूजन ये हो रहा है कि जो n+1 है इसके साथ भी तो ये b और लिमिट चलेंगे ना ना ना। मैं आप क्या कह रहा हूँ कि ये पूरी प्रोसेस आप समझोगे मैथमेटिक्स में। जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में लिमिट्स नहीं लगेगी। लिमिट्स लिमिट्स जो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वो केवल वेरिएबल की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब n+1 तो वेरिएबल है ही नहीं आपका, इसलिए n+1 को तो डिनोमिनेटर में एक डिनोमिनेटर बाहर ले लिया आपने। ये मत समझो कि यहाँ भी n+1 और यहाँ भी n+1 आएगा। चलो समझ लो उस बात को, ये n+1 यहाँ n+1 होता तो भी अपॉन का आपने कॉमन ले लिया बाहर। तो आप ये कंफ्यूजन आपको ये हो रहा है कि यहाँ जो आपने सब्स्टिट्यूट किया है, इसके नीचे भी तो 3 और इसके नीचे भी तो 3 लगाते। वो तो 3 आपने सिर्फ 15 के नीचे लगा लिया, यहाँ भी तो 3 लगाते, यहाँ भी तो 3 लगाते, तब कुछ और आंसर आता। क्या यही आपकी प्रॉब्लम है या मैं कुछ गलत समझ पा रहा हूँ? सर यही आपकी प्रॉब्लम है, यही आपकी प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, ये एक्चुअल में ये जो हम कर रहे हैं ये सिंपल ब्रैकेट ओपनिंग नहीं है। ये सिंपल ब्रैकेट ओपनिंग नहीं है, ये इंटीग्रेशन का प्रोसेस है। इंटीग्रेशन का प्रोसेस है, यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचते हैं। ये मैंने आपको पूरा डेरिवेशन थोड़ी कराई इस फॉर्मूले की, ये तो मैंने सिर्फ आपको फॉर्मूला बताया। आप जब मैथमेटिक्स में करोगे तो समझ लेना इसे। हमें ड्राइव नहीं करना फिजिक्स में, हमें तो अप्लाई करना है इस फॉर्मूले का। अप्लाई ये कर दिया सीधा सीधा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए इसे। 15 x⁻², हमने इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, लिमिट है हमारी फ्रॉम -1 टू +2। सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर निकाला, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होगा, बचा वेरिएबल एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम -1 टू +2। तो इंटीग्रेट करने के लिए हमने क्या करा? सिंपल सी, देखो 15 तो बाहर है कांस्टेंट। अब इंटीग्रेट करने के लिए जो भी पावर है उसमें ऐड कर दिया, और जो भी नई पावर बनी उस नई पावर से डिवाइड कर दिया। और इस बार अब हमारे पास एक एक्स्ट्रा चीज आ गई, क्या? लोअर लिमिट अपर लिमिट, ब्रैकेट के बाहर लिख दी लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक है। अब ये जो अपॉन का 2+1 था, मैंने इसको बाहर निकाल दिया। x⁻² + 1 बन गई आपकी x⁻³ फ्रॉम -1 टू +2। ये बना 2+1 अपॉन होकर 2+1 3 बन गया, 15/3 x⁻³ फ्रॉम -1 टू +2। ठीक है। उसके बाद में क्या करा? 15 ये रहा, मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, और उसके बाद इस x को एक बार लिख दो +2, x को लिख दो -2, और दोनों के बीच में लगा दो माइनस। तो x को मैंने लिखा +2 पावर 3, फिर x को लिखा मैंने -1 फिर पावर 3, और दोनों के बीच में माइनस। ओनली एंड ओनली माइनस। चाहे यहाँ माइनस हो या प्लस हो कुछ मतलब नहीं, यहाँ माइनस हो प्लस हो कुछ मतलब नहीं, ये बीच में दोनों के माइनस ही आना और कुछ आने ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद मैंने ओपन कर लिया, सिंपल सी बात है। 2⁻³ का सोल्यूशन कितना? +8। -1⁻³ का सोल्यूशन कितना है? -1। माइनस माइनस जो ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस हो गया। तो अब ये 8+1 × 5 45 इसका आंसर आ गया। हाँ, मैं बीच में बताने वाला था आपको कि आप में से ज्यादातर बच्चे मिस्टेक करने वाले हैं। क्या मिस्टेक करने वाले हैं?
ऐसा लगता है मुझे कई बार कि आप में से ज्यादातर बच्चे, पिछले 30 साल से ये हो रहा है कि ज्यादातर बच्चे एक कसम खा के बैठते हैं फिजिक्स की क्लास में। क्या कसम खा के बैठते हैं? कि जैसा आसिफ सर बताएंगे वैसा तो करना ही नहीं है, उसका उल्टा करना है बिल्कुल। जैसा ये बताएंगे वैसा तो करना ही नहीं है, उसका उल्टा करना है। क्या करोगे उल्टा? और ज्यादातर करोगे उल्टा। ज्यादातर आप में से 14 में से 10 करोगे। ये जो साइन है, ये एस, ये जो एस का हमने सम का एस बनाया था, इसे आप यहां भी लगा दोगे, फिर इसे यहां भी लगा दोगे, फिर इसे यहां भी लगा दोगे, और कहीं बीच में खत्म कर दोगे इसे। एकदम से आपको लगेगा यार ये तो कुछ, यहाँ तो सांप, इस सांप सा कुछ ज्यादा ही खिंच गया, लंबा खिंच गया सांप सा। ये तो ये एक्चुअली सांप होता है बिल्कुल। आप देखते हो कि जब कोई नाग, कोई सांप खड़ा हुआ हो, तो जरा सी पूंछ उसकी टिकी रहती है जमीन पे, पूरा फन फैला के खड़ा हुआ है। ये डसने वाला सांप है एकदम। अक्सर डस ही लेता है, ज्यादातर बच्चों को तो डस के खत्म कर देता है। तो वो जो सांप सा है ना, ये सांप यहाँ भी खड़ा कर दिया, यहाँ भी। एकदम से ध्यान आता है, अबे ये सांप सा कैसे, चलो चलो हटाओ हटाओ, एकदम हटा दिया। तो ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये इंटीग्रेशन का साइन है। इस ये साइन आपसे कह रहा है इंटीग्रेट करो। ये जो सांप खड़ा हुआ है, ये आपका फन फैलाए हुए सांप खड़ा हुआ है, ये कह रहा है इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करो, किसका इंटीग्रेट करो? x⁴ का इंटीग्रेट करो x के रेस्पेक्ट में। जब आपने इंटीग्रेट कर दिया, तो ये सांप यहां से खत्म हो जाता है। अभी तक ये कह रहा है कि इंटीग्रेट करो, और आपने कर दिया, तो सांप अपने घर चला गया। कर दिया आपने इंटीग्रेट। ये यहाँ नहीं लगाना, ये यहाँ नहीं लगाना। हालांकि मैं बिल्कुल बेवकूफ हूँ, पागल हूँ, आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप में से ज्यादातर फिर भी यही मिस्टेक करेंगे कि इंटीग्रेशन करने के बाद भी सांप को यहाँ फैन फैला हुए सांप को खड़ा कर दोगे यहाँ पर आप। और क्या करोगे? मेरे जैसा टीचर जो होगा, मेरे जैसा सन की खपती खड़ूस टीचर जो होगा, वो तुरंत इसे काट देगा। क्यों? क्योंकि जब आपने इंटीग्रेट कर दिया, तो भाई ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है इंटीग्रेट करो, और यहां से फिर ये कह रहा है फिर इंटीग्रेट करो। ओहो, डबल डबल इंटीग्रेशन, मजे आ गए। फिर तो इंटीग्रेशन करूंगा, एक बार और करूंगा, फिर तो और ज्यादा कुछ और ही अलग आंसर आएगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा इस बच्चे को पता ही नहीं कि करना है क्या। इस बच्चे ने तो रट रखा है, इस बच्चे ने तो रट रखा है कि आसिफ सर ने सांप सा बनाया था, तो सांप से बनाते चले जाओ, सब जगह इंटीग्रेशन में सांप सा बन जाता है। ये बना दो। रट लिया उसने, जो रट लिया वो तो धोखा दे गया। मेरे जैसा क्या होगा? खट से काट देगा इसे। आप कहोगे घर आके, बेटी देख मैंने पूरा क्वेश्चन कर दिया, मुझे पता था ये कुछ जरूर आएगा एग्जाम में, बेटे मैं तो पूरा कर आया ये। और वहां क्या मिल गया? वहां मिल गया 0। फिर क्या होगा जी? फिजिक्स में नंबर नहीं आते। फिजिक्स में नंबर कट जा, फिजिक्स में नंबर ही ना आते। फिर आपके पेरेंट्स आके कहते हैं देखो जी इसके 70, मैथ में तो इसके 70 में से 60 आ रहे हैं, केमिस्ट्री में इसके 70 में 50 आ रहे हैं, इंग्लिश में इसके 70 में 70 आ रहे हैं, फिजिक्स में इसके 2 नंबर आए 70 में, फिजिक्स में 0 क्यों आ रहा है इसका? फिजिक्स में 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं फिजिक्स चेक करता हूँ। मैं 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 वो क्या 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 मैं वो तिकड़म बाजी चेक नहीं करता कभी भी। तिकड़म बाजी से मुझे सख्त नफरत है। फिजिक्स है, फिजिक्स सिखाओ, फिजिक्स दिखाओ मुझे, तो फिजिक्स कर रखी है या नहीं कर रखी। एनीवे, मेरा मेरा ये फर्ज था आपको बता दूं कहाँ मिस्टेक हो सकती है। मैं बार बार आपको बताता रहूंगा कहाँ मिस्टेक होती है, कहाँ मिस्टेक हो सकती है, फिर भी आप करोगे।